नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग सामने जो है यूपी पुलिस से रिलेटेड जो है आज दूसरी क्लास आप सबके सामने आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो है किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने बार बार कहा है कि आपको जो है ये इंतज़ार नहीं करना कि वैकेंसी कब आएगी, अपना आप काम करते रहिए। वैकेंसी भी आएगी और मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा, ये आपको दिमाग में रखकर चलना है। तो देखिए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। या तो आप वेट कर लीजिए, तो आप पढ़ लीजिए। और जो बच्चे काम करते हैं वही जाके सफलता पाते हैं, और जो इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। वैकेंसी आती ही चली जाती है और वो सफल नहीं हो पाते हैं। चाहे तो आप अपने खुद अनुभव को देख लीजिए कि आपने और भी इससे पहले वैकेंसियों का वेट किया होगा कि आएगी तो पढ़ेंगे, तो क्या वाकई में आप कर पाए। तो कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको रोज़ ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रोज़ एक रेशियो बनाकर चलना है कि 4-5 घंटे मुझे रोज़ जो है किताबों के साथ में समय बिताना है। अगर इतना रेगुलर तरीके से काम कर ले जाओगे तो सफलता भी आपकी रेगुलर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो का महाबचत ऑफर के साथ में जो कंप्लीट कोर्स बैच है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। प्रैक्टिस बैच और वीडियो की किताब भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को जारी रखेगा, मतलब कंटिन्यू करेगा। तो पहले आपको इस प्रारूप को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे की जो सीरीज होगी वो कौन से अक्षर समूह को इसको जो है कंटिन्यू करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ZYXCBA WBU और इसके बाद WBUFED। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो ZYX ये लगातार 3 बार है, इसके बाद X से पहले WBU है। अब आगे जो हमारा क्रम जाएगा यहाँ पर CBA है और इसके बाद यहाँ पर देखें तो ABCDEF। तो यहाँ पर WBU, तो U से पहले क्या आएगा, U से पहले आएगा T, T से पहले S और S से पहले क्या आएगा R। तो RSTUVWXYZ उल्टा काउंट कर लेंगे तब भी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर TSR आएगा और TSR कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। तो पहले का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले का तीसरा वाला आंसर बताया है उन सभी का दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये प्रश्न निश्चित रूप से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में 4 में से 3 विकल्प किसी खास तरह से समान हैं और एक समूह बनाते हैं जो समूह से मेल नहीं खाता, उसे ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है क्या समूह से अलग होगा। 10, 91, 9, 80, 1, 0 और 6, 35। तो कौन समूह से मेल नहीं खाता वो आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। है क्वेश्चन छोटा सा, लेकिन आसानी से करेंगे, शांति से करेंगे तो आंसर तक आप लोग जो है जरूर पहुंचाएंगे। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 91 लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर इसको बात करें 80 की, तो अगर हम 9 का स्क्वायर और -1 कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अगर 81 में 1 घटा देंगे तो हमको यहाँ पर 80 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर चलें तो 1 का स्क्वायर और -1 कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 घटा देंगे तो हमको 0 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 का स्क्वायर और -1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। इसी प्रकार से हमको यहाँ भी करना चाहिए था। तो 10 का स्क्वायर और -1 करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 99। लेकिन यहाँ 99 न आकर क्या आ रहा है, 91 आ रहा है, इसलिए समूह से क्या हो जाएगा, अलग। तो कह रहा है कि जो समूह से मेल नहीं खाता है उसे ज्ञात करना था। तो समूह से मेल नहीं खाता दूसरे का पहला वाला 10:91। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नॉर्मल सा था और आप लोगों की पकड़ में था, और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर सही किया होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार का हमारे सामने यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बताना है, पहले प्रश्न के लैंग्वेज को पढ़ लें कि हमसे पूछ क्या रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है। आपको ध्यान देना है खासतौर पर कि हिंदी के प्रश्नों में, जिसमें जो है आपका, और जीएस के प्रश्नों में यहाँ पर हमको थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न कहा कि निर्देश दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों में 4 में से 3 विकल्प किसी तरह से खास तरह से समान है
और इसके बाद एक समूह बनाते हैं, जो समूह से मेल नहीं खाता उसे ज्ञात करना है। ये वो इससे पहले वो जो था वो अंकों में था और ये अक्षरों में। तो चलो बताओ भाई, कौन समूह से मेल नहीं खाता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो अगर जे से के में जाना है, अगर हमको जे से के में जाना है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 और 3 कितना होता है 17, तो +1 +3 तो 4 और 1 5, 5 2 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, और 15 और 3 कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, जे के एन क्यू, तो जे के एन क्यू डी ई जी जे, ठीक है। और इसके बाद तो चलिए देखते हैं, यहां पर फिर आगे देख लेंगे। तो 15 और 3 कितना होता है 18, और 18 और 2 कितना होगा 20, 20 और 3 कितना होगा 23, तो 25 और 1 26, और यहां पर 25 और 1 26, 26 और 2 28, और 2 और 3 कितना होता है 5, +1 +2 +3 +1 +2 +3। तो यहां पर दोस्तों जो n लिखा है ना, ये m होगा, ठीक है, ये m होगा, तब आंसर आएगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें 10 1 11, 11 2 13, और कुछ गड़बड़ है प्रश्न में, 11 2 13 और 13 3 16, जे के एन यू 11 2 13, क्यू आर। तो देखो यहां पर प्रश्न गड़बड़, ये तो ठीक है, ये जो m था वो सही लिखा हुआ है, ठीक है, जो m था वो सही लिखा हुआ है। और लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम पता है कहां पर है, प्रॉब्लम यहां पर है। तो जो O लिखा है ये आपका Q है, जो O लिखा है वो आपका क्या है, Q है। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, 18 2 20 और 3 23, ये बात हुई। तो ये जो O लिखा था यहाँ पर Q कर लेंगे तो प्रश्न हमको मिल जाएगा, क्योंकि वही सीरीज चल रही थी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ फाल्टिंग थी। फाल्टिंग कहाँ आ गई कि यहाँ +1 +2 +3, यहाँ भी +1 +2 +3, और यहाँ भी +1 +2 +3, तो कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +1 +3 +3 हो गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। तो हमें जो फाल्टिंग थी वो बाद में पता चली, और क्या फाल्टिंग थी कि जहां पर O था वहां पर Q होना चाहिए था। अगर वहां पर Q होता तो फिर सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, Q की जगह वहां पर O टाइप हो गया। आइए बढ़ते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ABCDE 5 पुस्तकें हैं। प्रश्न बोल रहा है कि ABCDE 5 पुस्तकें हैं, CD के ऊपर है, ED के नीचे है, DA के ऊपर है, BE के नीचे है, EA के नीचे है। तो सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है ABCDE 5 पुस्तकें हैं, CD के क्या है ऊपर है, तो जो C है वो D पुस्तक के क्या है ऊपर है, बना लिया। ED के नीचे है, तो E जो पुस्तक है वो D के नीचे है, DA के ऊपर है। तो प्रश्न ने कहा कि जो D है वो A के ऊपर है, तो D जो है A के क्या है ऊपर है, क्योंकि अभी D E से भी ऊपर था। D A के ऊपर है, B E के नीचे है, तो जो B है वो E के क्या है नीचे है, तो B E के नीचे, E A के नीचे है, तो जो E है वो A के नीचे है, तो यहाँ पर E A के नीचे है, तो यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर D है और यहाँ पर C है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो B, और B कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। ये वाला प्रश्न हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि E को A के नीचे करना था, तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर सबसे नीचे की पुस्तक, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक चली गई, B वाली चली गई। इसको आप हटा दें तो यहाँ पर सबसे नीचे B वाली चली जाएगी। तो चौथे का जो आंसर होगा 2 वाला, और जिन बच्चों ने चौथे का 2 वाला B आंसर दिया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए, आसानी से आप वहां तक पहुंच जाओगे। एक बार में नहीं बनेगा, दोबारा बनाएंगे जरूर बन जाएगा। 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 49 छात्रों की कक्षा में प्रारंभ से रमेश की रैंक 18वीं है, तो अंत से उसकी रैंक क्या होगी। तो चलिए बताइए, ऐसे क्वेश्चन तो ढेर सारे आप लोग कर ही चुके हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर चुके हैं। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 49 है। कुल छात्रों की संख्या कितनी, 49 है। रमेश की रैंक प्रारंभ से स्थान कितना, 18। अंत से पूछा है x और -1, तो यहां पर हमें करना क्या है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 49, 18 में 1 घटा देंगे 17, तो 9 में 7 जाएगा 2, 4 में 1 जाएगा 3, तो अंत से रैंक उसकी कितनी होगी 32, और 32 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 5वें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और जिन बच्चों ने 5वें का ऑप्शन नंबर 4 किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। 5वें का चौथा वाला
ठीक है, पांचवे का चौथा वाला 32 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि एक कोड में एडिशन को IDETNOI लिखा जाता है तो उसी कोड में मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर अक्षरों की पोजीशन को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? जैसे यहाँ पर EDI है तो इसको IDE कर दिया, मतलब 3 अक्षरों को यहाँ पर चेंज किया है, देख पा रहे हैं। तो EDI को क्या कर दिया, IDE कर दिया। T में कोई परिवर्तन किया नहीं है और ION को चेंज करके NOI कर दिया। तो यहाँ पर भी 3 को चेंज करेंगे और बीच वाले को चेंज नहीं करेंगे। तो MED को चेंज करेंगे तो DEM हो जाएगा। और इसके बाद I में कोई परिवर्तन बीच वाले लेटर में करना नहीं है, CAL को चेंज करेंगे तो LAC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LAC हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर DEM, तो DEM ILAC और ये कहाँ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। छठवें का कहाँ जाएगा? फर्स्ट वाले में। और अगर आपने छठवें का फर्स्ट वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से पढ़ें और बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम में आता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे पता है कि आप लोग ऐसे झपट्टा मारोगे कि मतलब। चलिए, तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम में आता है? तो कपड़े धोते वक्त आप किसका प्रयोग करते हो? साबुन का। और साबुन किस में कन्वर्ट हो रहा है? यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए और साबुन को स्याही, तो साबुन से आप कपड़े धोते हो, साबुन इसमें किस में कन्वर्ट हो रही है? स्याही में। और स्याही कहाँ है? तो यहाँ पर आप इस बार कपड़े धोने का जो कार्य करोगे साबुन की जगह स्याही का करोगे। ठीक है, जिससे स्याही से आप लोग बचते हो ना कि कपड़ों में स्याही न लगने पाए, लेकिन इस बार आपको उसी से कपड़े धुलना है। ठीक है ना, किससे धुलना है? स्याही से कपड़े धुलना है। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो चौथे वाले में जाएगा। ठीक है, 7वें का चौथा वाला। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व x तथा y की औसत आयु 20 वर्ष है। आज x, y और z की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद z की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको औसत निकालना आता है तो प्रश्न को आप लोग कर पाओगे। तो 10 वर्ष पूर्व x और y की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। ठीक है, तो प्रश्न कहा कि 10 वर्ष पूर्व, तो मान लीजिए 10 वर्ष पूर्व की बात किया है तो पहले हमें चलना पड़ेगा 10 वर्ष पूर्व x और y की औसत आयु। तो 10 वर्ष पूर्व जो प्रश्न ने x और y की औसत आयु बोला है, तो 10 वर्ष पूर्व x और y की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो 10 वर्ष पूर्व x और y की जो औसत आयु थी वो 20 वर्ष थी। तो आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर इनकी जो आयु हो जाएगी तो 20 में 2 का गुणा करा देंगे तो 20 दूना 40, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ये हो गया। इसके बाद आज x, y और z की औसत आयु कितनी वर्ष है? 30 वर्ष है। तो x, y, z की जो औसत आयु है ये आज की बात है। कब की बात है? आज की बात है। तो x, y और z की जो औसत आयु है तो यहाँ पर 30 वर्ष है। तो 30 गुणे 3 कर देंगे, 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 90 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद z की औसत आयु आपको बताना है कितना? 5 वर्ष बाद। तो आपको बताना है कि x और y की पहले कुल आयु निकाल लेते हैं। तो x और y की अगर आयु निकालें तो 10 वर्ष पूर्व की बात है, तो x और y की आयु पहले निकालें, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व दिया था तो 40 है। तो 40 में हमको क्या करना पड़ेगा? 40 में हम, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष आगे आएंगे तो x की भी बढ़ेगी, y की भी बढ़ेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो x और y की 60 हो गई। तो उसने अब आपको यहाँ से z की आयु निकालना है। किसकी आयु? तो यहाँ पर z की आयु निकाल लेंगे, क्योंकि x, y और z का वर्तमान था आज का 90 और इनका आज का दोनों का 60। तो 90 में हम 60 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 90 में 60 घटा देंगे तो कितना
आएगी जड़ की आयु, सॉरी, तो यहाँ पर 90 में 60 घटा देंगे तो कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। उसने कहा कि 5 वर्ष बाद, और जब 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष बाद तो जड़ की आयु, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 वर्ष, कितना हो जाएगा 35 वर्ष। और 35 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो 8वें का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में चला जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा वाला दिया है उनका सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। पहले 10 वर्ष पूर्व x और y की बोला तो 20 वर्ष, तो 20 दूना 40, और x y z की वर्तमान आयु 90 थी, तो 10 वर्ष पूर्व तो वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में 10 वर्ष फिर दोनों के 20 जोड़ेंगे 60 हो जाएगी। अब जब तीनों की वर्तमान 90 है और इन दोनों की वर्तमान 60 है, तो इसका मतलब x और y यहां भी है, तो 60 में 90 में 60 घटा देंगे तो सिर्फ जड़ की आयु निकल के आ जाएगी। तो 5 वर्ष बाद और जाएंगे, जड़ की आयु 30, 30 5 35, 35 वर्ष निकल के आ जाएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो आपका बैच, जो किताब है जो आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, अगर आप इस किताब को से ढूंढना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बेहतर किताब है। अगर आपके पास चीजें हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास किताबें हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा कि निम्नलिखित में से उचित संख्या चुनिए, निम्नलिखित में से उचित संख्या चुनिए। 5 4 9 20, 3 8 11 24, 9 4 13। इसमें से आपको बताना है कि जो मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क के यहां पर क्या आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताएं भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर यहां से हम चलें तो 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये वाला 9 मिलेगा। और 5 में अगर हम 4 का गुणा करा दें तो 5 चौको 20, ये वाला 20 मिलेगा। इसी प्रकार से यहां पर अगर जाएंगे तो 3 में 8 को जोड़ेंगे तो 3 और 8 कितना होगा 11 मिलेगा। इसी प्रकार से 3 में अगर 8 का गुणा करा दें 3 और 8 24, तो ये वाला हमको 24 मिलेगा। वही काम हम यहां पर भी करेंगे। 9 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 9 4 कितना मिलेगा 13, और यही 9 4 का गुणा करा देंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा था वहां पर 36 आएगा, और 36 कहां है ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर 9 का आपने ऑप्शन नंबर 4 36 बताया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा समय लगे, और अगर आप बहुत ज्यादा समय लेते हो तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना चाहिए, और जहां पर आप बार बार गलती करते हो वहां पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यही एक स्मार्ट तैयारी होती है। अगर हम इग्नोर करेंगे तो यही इग्नोरेंस आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वही हैबिट्स आपकी बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं भी बाद में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले आपको यह चेक करने लेना है कि ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर 39 मिल जाए, 51 मिल जाए। जब ये चीज आप पकड़ लोगे तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह वहां पर अप्लाई करके ले आएंगे। तो चलो बताओ भाई, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 39 लाना है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 3 और 3 को गुणा करा लो, तो 3 और 3 को गुणा करा लें, और 5 और 6 को गुणा करा लें, तो 3 3 का 9 और 6 पंचे 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा 39। वही काम यहां करेंगे, तो वही काम जब यहां पर करेंगे तो 4 और 4 का गुणा करा लेंगे, और यहां पर 7 और 7 का गुणा करा लेंगे, तो 4 चौको 16, 7 सते 49, 9 6 गड़बड़ है, 3 3 6 पंचे 30, 4 चौको 16, 7 सते 49, 9 6 15, 4 1 5। यहाँ पर तो 51 नहीं आ रहा। ये तो प्रश्न में फिर कुछ फॉल्टिंग हो गई, ये भी हो सकता है भाई प्रश्न में कुछ फॉल्टिंग हो गई हो तब आंसर ना मैच कर रहा हो। तो यहां पर मुझे लगता है यहां पर जो 7 लिखा हुआ है यहाँ 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ये फॉल्टिंग है। तो 4 चौको 16 और 7 गुणे 5 करेंगे यहाँ पर, तो 4 चौको 16 और 7 पना कितना हो जाएगा 35, 6 5 11, 3 1 4 और 1 5 कितना आएगा 51। यहाँ पर जो निकल कर आएगा आपका 51 आएगा। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो 3 गुणे कितना करेंगे 4 और प्लस 5 गुणे कितना करेंगे 5, तो 3 चौको 12 और 5 5 25, 5 2 7, 2 1 3 कितना आएगा 37, और 37 का है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो ये यहाँ पर चेंज करना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 7 नहीं था, यहाँ पर 7 और 5 था।
क्या था, 7 और 5 था, तो आंसर हमको आसानी से मिलेगा। और जब प्रश्न ही गलत है तो हम चाहे कितना भी परेशान हो ले आंसर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जो दिमाग सेट करके सेट किया जाता है उसी से हम वहां पहुंचेंगे, नहीं तो वहां पर नहीं मिल पाएगा। तो 10वें का जो आंसर आएगा दोस्तों वो सेकेंड वाले में जाएगा 37। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या आएगा। उसने कहा कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके अनुसार बताइए कि एक बिंदु की विपरीत सतह पर एक बिंदु की, मतलब एक बिंदु के विपरीत सतह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 2 2 4, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 5 है। तो बिंदुओं को अंकों के रूप में लिख लिया करिए, जिससे प्रश्न को करना आसान होता है। तो 1 के अपोजिट पूछा है, तो जब 1 के अपोजिट पूछा है तो यहाँ पर 1 4 5 3 2 5, तो 5 कॉमन है, तो 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा 5 4 और 1, वन फेस कॉमन का नियम है। 5 से घूमेंगे तो 5 3 और 2, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। एक बिंदु के विपरीत सतह पर, तो एक बिंदु के विपरीत सतह पर 2 बिंदु आएंगे, तो 11 का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। और अगर आपने 11 का पहला वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और यह आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछ रहा है, उसने कहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग, पति पत्नी और तथा परिवार, ये आपको रिलेशन बनाना है। पति का, पत्नी का और परिवार का रिलेशन बनाना है। बताइए पति पत्नी और परिवार का रिलेशन क्या बनेगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है। सही निरूपण करने वाले वेन आरेख का अक्षरांक ही आपका उत्तर होगा। तो बताइए भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों आप सबको पता है कि जब पति और पत्नी की बात करें तो पति और पत्नी में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन दोनों किसका हिस्सा होते हैं, परिवार का हिस्सा होते हैं। और ऐसा डायग्राम यहाँ पर जाएगा। मान लो अगर एक डायग्राम यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से बना दिया जाए तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। मान लो ऑप्शन नंबर 5 अगर एक ऑप्शन होता, इस प्रकार का डायग्राम होता, तो भी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में ज्यादातर बच्चों का दिमाग 5 में चला जाता है। क्यों, क्योंकि जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि कुछ पति पत्नी है और कुछ पत्नी पति है। तो ऐसे अगर आप बनाओगे तो भैया एक बात बताओ, तो यहाँ पर अगर बनाते हैं तो कुछ पति क्या है, पत्नी है और कुछ पत्नी पति है। भैया अगर मान लो कुछ पति पत्नी है, मान लो आपका आगे चलकर शादी ब्याह होगा, आप पति बनोगे किसी न किसी के, है ना, तो आपको कह दिया जाए कि मतलब आप कुछ पत्नी हो, है ना, और कुछ पत्नियों कह दिया जाए कि आप कुछ पति हो, तो शूट करेगा क्या, ना आपको शूट करेगा ना आज सामने वाले को शूट करेगा। तो पति और पत्नी का आपस में होते दंपति है दोनों, लेकिन पति एक अलग है, पत्नी एक अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर पति और पत्नी का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन दोनों परिवार का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये वाला आंसर सबसे सही होगा और ये वाला जो होता है आपका गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। निष्कर्ष कथन क्या बोल रहा है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है। क्या बात है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या हैं, बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो मेरी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के सारे बुद्धिमान और सुनील बुद्धिमान नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं, तो एक चीज ये निष्कर्ष निकल कर आती है कि सुनील उस कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी कक्षा के सारे लोग बुद्धिमान हैं। ये आपको ध्यान देना है। सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब बताइएगा कि इनमें से क्या बात सत्य होगी और क्या बात असत्य होगी। तो दोस्तों यहां पर एक बात कंफर्म है कि सुनील उसकी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। बात समझिए, उसने कहा कि सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं। ये बात मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो सुनील उसकी कक्षा में हो ही नहीं सकता। अगर होता तो फिर सुनील को भी बुद्धिमान होना था। तो सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसने नहीं बताया। अपने मन से ज्यूम नहीं करना। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष कौन जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आपने फर्स्ट वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप तक जो है पहुंच पाया होगा। ठीक है,
और यहां पर अगर ध्यान से देखें, लेकिन यहां पर हम इसको ले सकते हैं वैसे, ठीक है, वैसे ले सकते हैं। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो उसने कहा कि सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो बिल्कुल अगर कहा जाए तो सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो तो यहां पर मतलब इसको हम ले सकते हैं, तो इसका हम सी वाला आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर इसका आंसर जो होगा 113 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा। 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि एक तो बात कंफर्म है कि सुनील उच्च कक्षा का विद्यार्थी नहीं, अगर सुनील बुद्धिमान नहीं है तो सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पर हम इसको तीसरे वाला आंसर मानेंगे, फर्स्ट की अपेक्षा तीसरा वाला यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो 13 का जो आंसर होगा तीसरे वाले में जाएगा, ठीक है, 13 का तीसरे वाले में जाएगा। 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से यहां पर कह रहा है, पहले कथन को ध्यान से पढ़ लीजिए। शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। मस्तिष्क का ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसने क्या कहा, मस्तिष्क का ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अब यहां पर दो आपके पास निष्कर्ष हैं, इन निष्कर्षों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षा एक प्रकार है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। अब फिर से एक बार पढ़ो, शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा एक प्रकार है, बिल्कुल उसने बोला है कि शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। तो कह रहा है कि मस्तिष्क का ज्ञानात्मक मूल, ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए, मर्म मतलब ज्ञान के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो शिक्षा एक प्रकार है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करती है। उसने कहा कि मस्तिष्क को क्या आता है, ज्ञान आता है, इसका मतलब है कि मस्तिष्क के अंधकार को क्या कर देगी, दूर कर देगी। ये बिल्कुल बात उसने सही कहा है। शिक्षा एक प्रकार है जो मस्तिष्क के अंधकार को क्या कर देती है, दूर कर देती है। शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, ये बात गलत है कि एक स्थिर प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर होगा किसमें जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि उसने कहीं पर भी नहीं कहा। तो 14 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 14 का फर्स्ट वाला आंसर किया होगा निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया, तो स्थिर प्रक्रिया शिक्षा नहीं होती। शिक्षा आपकी जो है इंक्रीज करती रही है, जितना काम करेंगे। शिक्षा किसी की स्थिर होती है क्या, आप खुद सोचो ना भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कह रहा है कि ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक दूसरी इधर था तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ये इधर था तो ये जब इधर है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो एक में जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, मैं आपको पहले से बता दूं। ये इसका जो है क्या किया, ये एक दूसरे का, ये इस कोने में थे तो एक दूसरे से इस साइड आए, जब इस कोने में है तो इस साइड में जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 15 का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। और अगर आपने 15 का पहला वाला आंसर दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 15 का गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो 2 और 4 तो होगा नहीं, और जब 2 और 4 नहीं होगा तो जब ये क्या किया, ये वाला जो है, ये वाला इसको पहले पकड़ते हैं। ये वाला जो है ये बिल्कुल अपने क्या हो गया, अपोजिट। तो ये वाला क्या करेगा, बिल्कुल अपने अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये वाला बिल्कुल अपने अपोजिट यहां पर भी है और यहां पर भी, ये बात सही है। और जो ये वाला है ये भी अपने क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो जब ये वाला होगा तो ये भी बिल्कुल क्या होगा, अपने अपोजिट होगा। तो ये बिल्कुल अपने क्या होगा, अपोजिट। तो इसका आंसर पहला वाला ही जाएगा, ना कि तीसरा वाला, ठीक है। आपको ध्यान देना है, जैसे इसमें ये वाला एरिया बिल्कुल अपने अपोजिट इस साइड आ गया, तो इसमें भी ये वाला एरिया बिल्कुल अपने अपोजिट इस साइड जाएगा। तो बिल्कुल इसका पहला वाला आंसर होगा। तो 15 का जो आंसर होगा पहला वाला, तीसरे वाले में आंसर नहीं जाएगा। तो अगर आपने 15 का पहला वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट प्राइस, ऑफर प्राइस जो आपको जो है स्टडी 91 के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो डिटेल, जो बुक्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें हिंदी की किताब ये आप सब देख सकते हैं। तो नेट प्राइस है आपका 325, लेकिन इस समय आपको जो है 299 रुपए में बुक प्रोवाइड है। यूपी टेट का प्राइस है 249, तो 249 में ही रखी गई है। वीडियो की जो आपकी किताब है यहाँ पर 199 की जगह 179 कर दिया गया है। आरओ में भी कोई डिस्काउंट नहीं है।
यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 390 की जगह 300 किया गया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो प्रैक्टिस बुक है 100 की जगह 90 कर दी गई है। इसी प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन है और इनमें से अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा तो आप इन नंबरों में कॉल करिएगा, फिर वहाँ पे आपको बढ़िया से डिटेल और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों आज की जो हमारी श्रृंखला थी उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।